ठीक है। फिर जो हमारी नेक्स्ट है वो है यंग एडल्टहुड। ठीक है, यंग एडल्टहुड में क्या, ये वाली स्टेज में क्या है आपको पता ही है, ये लगभग आपकी आती है 20 to 40 ईयर की पे। ठीक है, 20 to 40 ईयर में तो लगभग आपको पता ही है, इसमें सबकी शादी हो जाती है, सब करियर बना लेते हैं, अपने परिवार स्टार्ट कर लेते हैं, फैमिली के साथ रहना शुरू कर देते हैं, और फैमिली के साथ अपने पेरेंट्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बच्चों के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और करियर में सब सेट होते हैं, बढ़िया लाइफ चल रही होती है। कुछ लोगों की बढ़िया लाइफ नहीं चल रही होती है, जो आइसोलेशन में होते हैं। ठीक है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन वाला है, जिनकी जिनकी अच्छी लाइफ बनती है उनके उसमें इंटीमेसी हो जाती है, एरिक्सन ने बोला था। जिनकी अच्छी लाइफ नहीं बनती है वो आइसोलेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है, शराब अल्कोहलिक हो जाते हैं, जिनकी लाइफ अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो ये सब तो आपको पता ही है डॉल्सन्स और इसमें यंग एडल्टहुड में। ठीक है, अब हमारी इसमें एक थ्योरी है यंग एडल्टहुड की, रैशनल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ एम एल नैप। ठीक है, रैशनल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ एम एल नैप। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे तो इसमें इन्होंने दो स्टेज बताई थी, एक बताई थी कमिंग टुगेदर फेज और एक है कमिंग अपार्ट फेज। ठीक है, कमिंग टुगेदर फेज कौन सी है, आपने देखा होगा जब दो लोग दोस्ती करते हैं। इसमें मेनली जो ये बनाई गई है ये रिलेशनल थ्योरी है। ठीक है, रिलेशनल थ्योरी। ठीक है, रैशनल नहीं है, सॉरी रिलेशनल है। रिलेशनल थ्योरी है ये, मतलब कि कैसे आपका किसी भी व्यक्ति, जो भी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होते हैं, वो आपस में किस तरीके से रिलेशनशिप बनाते हैं। एक्चुअली वेस्टर्न कल्चर की है, तो वहाँ पे आप देखोगे तो जो भी मैरिजेज हो रही हैं वो लव मैरिज है। ठीक है, तो दो लोग आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि हमें शादी करनी है, उसके बाद पटती है तो ठीक है, नहीं पटती है तो डिवोर्स देते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल सा आपका वेस्टर्न कल्चर का कॉन्सेप्ट चल रहा है। और अगर आप देखोगे तो दोस्ती में भी एक तरीके से इस थ्योरी को बोल सकते हैं कि जो फ्रेंडशिप हम करते हैं तो उसमें क्या है आपका, तो लेकिन ये वाली जो थ्योरी है ये रैशनल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ एम एल नैप की है। ठीक है, इसमें कमिंग टुगेदर फेज है। कमिंग टुगेदर फेज में क्या है, जब दो लोग करीब आते हैं। ठीक है, कमिंग टुगेदर फेज में क्या है, जब दो लोग करीब आ रहे हैं, जैसे इनिशिएटिंग है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन है, इंटेंसिफाइंग है, इंटीग्रेशन है और बॉन्डिंग फेज है। ठीक है, इनिशिएटिंग का क्या मतलब होता है, इनिशिएट लेना, स्टार्ट करना। ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन नॉन वर्बल है ये। ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन मतलब आप किसी मैरिज में गए, आपको कोई इंसान अच्छा लगा, आपको वो पसंद आया, तो वो क्या इनिशिएटिव है। ठीक है, आपको वो पसंद आया तो फर्स्ट इंप्रेशन आपका अच्छा पड़ा उस पर, आपको वो पसंद आया, आपने ठीक लगा, आपको हाय हेलो हुई। ठीक है, तो ये नॉन वर्बल ज़्यादा होता है इसमें, तो ये इनिशिएटिव है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इतने लोगों में जो आपको पसंद आया। ठीक है, तो इनिशिएटिव होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आएगी आपकी एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन में क्या है, आप दोनों साथ में बात करोगे, एक साथ टाइम स्पेंड करोगे, बात करोगे, कॉमन इंटरेस्ट पे, हॉबीज़ पे, पॉइंट टॉक होगी इसमें। ठीक है, जो आपको पॉइंट्स, अपने अपने काम बातें करोगे, आप आपस में एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, फिर एक्सपेरिमेंटेशन में अगर आपको यही वो बंदा समझ में नहीं आया तो बहुत सी स्टेजेस जो है वो यहीं पे आपकी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, बहुत से रिलेशनशिप इसी में ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अगर आपको ठीक है, आपको समझ में आ गया तो आप थोड़ा और आगे बढ़ोगे, वो आएगा आपका इंटेंसिफाइंग में। ठीक है, इंटेंसिफाइंग में आपका क्या है, आप ये सीक्रेट फेज प्रपोज है। ठीक है, मतलब दोनों ने पहले एक्सपेरिमेंट्स किया, बातचीत करी, एक दूसरे के साथ रहे, फिर आपने एक दूसरे से को क्या किया, प्रपोज किया आपने कि हाँ भाई हम दोनों पसंद करते हैं, और आपने अपने रिलेशनशिप को एक सीक्रेट रिलेशनशिप की तरह रखा। दोनों ही, बस आप दोनों को ही पता है कि हम दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज किया और हम जो है काफ़ी टाइम से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, तो ये इंटेंसिफाइंग आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी सीक्रेट शेयर करोगे, फ़ोन पे लंबी लंबी बातें शेयरिंग करोगे आप उसकी। ठीक है, टाइम स्पेंड साथ में करोगे, तो वो क्या होगा, इंटेंसिफाइंग हो गया। फिर इंटीग्रेशन फेज आएगा। इंटीग्रेशन फेज में क्या होगा, आप सबको बता दोगे। ठीक है, एवरीवन नोज स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर रिलेशनशिप आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और आप फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को, सबको इंगेज कर दोगे कि भाई, सबको बता दोगे कि हमारा जो है भाई चल रहा है और हम जो है आगे मैरिज करने का सोच रहे हैं, तो वो इंटीग्रेशन हो गया। फिर बॉन्डिंग फेज में आप क्या होगा, आप कमिटमेंट कर लोगे, जो हम जनरली मैरिज ले लेते हैं यार, लिविंग रिलेशनशिप हो गया, तो आप कमिटमेंट कर लेते हो कि भाई अब हमें साथ ही रहना है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके कमिंग टुगेदर फेज है। ठीक है, पहले इनिशिएटिव लोगे आप, उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन होगा, उसके बाद आपका इंटेंसिफाइंग होगा, फिर इंटीग्रेशन होगा, फिर बॉन्डिंग फेज होगा। ठीक है, अब इसी में आपका जो नेक्स्ट है कमिंग अपार्ट फेज। ठीक है, अब कमिंग अपार्ट फेज में क्या होगा, फिर लड़ाई भी तो होगी ना, डिवोर्स वाले केस। ठीक है, उसके बाद क्या है, कमिंग अपार्ट फेज में होगा, सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन आने लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपको सब कुछ अच्छा लग रहा था, बाबू सोना वाला। ठीक है, सब कुछ बाबू सोना था, लेकिन यहाँ से आपके जो बाबू सोना है वो आपको क्या लगने लगेंगे, आप एक दूसरे के डिफरेंसेस ज़्यादा देखने लगोगे कि भाई ये बेडशीट में गीली टॉवल डाल दी बेड पे। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ों पे आप क्या क्या होने लगी, लड़ाई शुरू हो जाएगी। ठीक है,
आप एक दूसरे के डिफरेंसेस को ज़्यादा ध्यान देने लगोगे। ड्यूरिंग सर्कमस्क्राइबिंग सेट लिमिट्स एंड बाउंड्रीज ऑन कमिटमेंट, ठीक है। आप फिर थोड़ा सा ना एक दूसरे से अलग रहने लगोगे, ठीक है, और बाउंड्रीज बनाना शुरू कर दोगे, ठीक है। बाउंड्रीज की भाई चलो इससे इस बारे में बात नहीं करना है, तो फिर इस बारे में फिर लड़ाई होगी नहीं, तो ठीक है। तो आप थोड़ी सी बाउंड्री बनाना शुरू कर दोगे, कुछ लिमिट्स बना लोगे अपने रिलेशनशिप में, ठीक है। फिर स्टैग्नेशन आ जाएगा। स्टैग्नेशन में आ जाएगा कि नहीं, ना तो मैं चुप रहूँगी ना सामने वाला सोचेगा मैं चुप रहूँगा, ठीक है। नो विलिंग टू चेंज, स्टैंड ऑफ हो जाओगे कि उनका कोई भी विलिंगली वो उनको चेंज नहीं होना है। दोनों ही स्ट्रिक्ट बोल देंगे कि भैया हम मैं तो नहीं, मैं तो यहीं टावल डालूंगा बेड पे, कर लो क्या करोगी, ठीक है। तो ये वो वाली स्टेज होगी। उसके बाद अवॉइडेंस हो जाएगा। अवॉइडेंस में हो जाएगा हम डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे, एक दूसरे से मतलब ही ख़त्म कर देंगे, ठीक है। फिर लास्ट में टर्मिनेशन आ जाएगा, रिलेशनशिप एंड हो जाएगी कि भैया हमारा नहीं है, हम आपके साथ आगे नहीं रख सकते, इसको डिवोर्स वगैरह आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिफ्रेंसिएशन हो गया। सबसे पहले आप डिफरेंसेस पे फोकस करोगे, फिर आप अपनी बाउंड्रीज और जो लिमिट बाउंड्रीज वगैरह बना लोगे कि इस बारे में बात ही नहीं करनी, नहीं तो क्या होगी, लड़ाई होगी, ठीक है। फिर स्टैग्नेशन आएगा आपका, उसके बाद स्टैग्नेशन है, ठीक है। स्टैग्नेशन है, आप स्टैंड ऑफ हो जाओगे कि भाई हमें किसी की नहीं सुननी, जो हम तो यही ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं होगा। फिर अवॉइडेंस हो जाएगा। फिर आपको लगेगा कि भाई जब कुछ है ही नहीं तो अवॉइड करने लगोगे, एक दूसरे को डिस्टेंस मेंटेन कर लोगे, बिल्कुल ना के बराबर कम्युनिकेशन होगा दोनों के बीच में, ठीक है। और कोई रिलेशनशिप, डेड रिलेशनशिप यही आपका हो जाएगा। लास्ट में आप फाइनली डिसाइड कर लोगे कि हमें एक दूसरे के साथ नहीं रहना है, टर्मिनेशन आपका हो जाएगा रिलेशनशिप का, ठीक है। तो ये क्या थी, ये आपकी रिलेशनल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ एमएल नैप की है, आजकल ये आ रही है, ठीक है। सबसे पहले इनिशिएटिव, एक्सपेरिमेंटेशन, इंटेंसिफाइंग, बॉन्डिंग, इंटीग्रेशन ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है। ये फेज़ आपको याद रखना है, एग्जाम में अरेंज करने के लिए आ जाते हैं। तो पहले इनिशिएटिंग फेज होगा, फिर एक्सपेरिमेंटल फेज होगा, फिर इंटेंसिफाइंग होगा, फिर इंटीग्रेशन होगा, फिर बॉन्डिंग होगा, ठीक है। इधर डिफ्रेंसिएशन होगा ड्यूरिंग सर्कमस्क्राइबिंग सेट लिमिट्स एंड बाउंड्रीज ऑन कमिटमेंट, फिर उसके बाद स्टैग्नेशन आएगा, अवॉइडेंस आएगा और टर्मिनेशन आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद एक और है ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यंग एडल्ट का, तो आपको पता ही है 20 से 40 के बीच में, एक तो फाइनल अचीवमेंट ऑफ फिजिकल एबिलिटी। इस स्टेज में जो आपका यंग एडल्टहुड की जो स्टेज है, इस स्टेज में आपको पता ही है कि बॉडी सबसे हेल्दी इंसान इसी स्टेज में होता है। इसके बाद आपकी जो हेल्थ है वो गिरने लगेगी 40 ईयर के बाद, ठीक है। फिर आप इतने हेल्दी नहीं रहोगे, तो 20 से 40 ईयर के बीच में आपकी सबसे अच्छी हेल्थ रहती है, ठीक है। इंटीमेसी रिलेशनशिप आप इसमें सबसे अच्छी बनाओगे, अगर आपका एक अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप बन गई तो आप खुश रहोगे उसके साथ, ठीक है। फिर दूसरा है प्रिस्बायोपिया। प्रिस्बायोपिया वाली प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलने लगती है, पर बहुत ज़्यादा नहीं दिखती। इसमें आपके जो आईज़ हैं वो आपकी एज के चलते थोड़ी थोड़ी कमज़ोर होने लगती है, लेकिन इसीलिए थोड़े थोड़े कुछ लोगों को इसमें चश्मा लगना शुरू हो जाता है, और इसके बाद ज़्यादा ये होगी, ठीक है, प्रिस्बायोपिया वाली प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये था, ये हमारा यंग एडल्टहुड पे था, ठीक है। फिर अब हमारा है मिडिल एडल्टहुड, ठीक है। मिडिल एडल्टहुड की एज क्या होगी, लगभग 40 to 60 ईयर की होगी, ठीक है। ये भी वही है, बच्चे बड़े हो गए हैं, उनका करियर के सेटलमेंट में आपको ध्यान देना है। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से थोड़ा बोर भी हो जाते हैं, अपने अपने काम पे ज़्यादा लग जाते हैं, फैमिली पे ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं वो, ठीक है। दूसरा ये है कि आपका जो खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चे सब करियर पे सेट हो रहे हैं, उनके आपके स्कूल की कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा होने लगती है। डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आने लगती है, क्योंकि डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों आएगी, पेरेंट्स भी आपके बूढ़े हो रहे हैं, साथ में बच्चे भी आपके यंग हो रहे हैं, तो आपको बच्चों पे भी रखना है ध्यान और पेरेंट्स को भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इस तरीके की, इसमें आपको पता ही है मिडिल एडल्टहुड में सबके पेरेंट्स होंगे, ठीक है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें से वही है। फैमिली आपकी बढ़ जाती है, करियर पूरा लगभग अच्छा सेट हो जाएगा, आपका रिटायरमेंट की तैयारी बल्कि आप करने लगते हो, ठीक है। तो ये सारी स्टेज आपकी इसमें आएगी, ठीक है। धीरे धीरे बच्चों की शादियाँ होने लगती हैं, फिर अकेले भी हो जाते हो रिटायरमेंट तक, ठीक है। तो ये सब आपका इसमें आएगा मिडिल एडल्टहुड में। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जैसे मिडिल एडल्टहुड हो गया, यंग एडल्टहुड हो गया, इन सब में थ्योरी ज़्यादा है जो हम अपने आसपास देखते हैं। तो इसमें जो थ्योरी मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है, और थ्योरीज जो मेन है वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फिजिकल चेंजेस आपका इसमें देखने को मिलेगा, आपका जो शरीर में जो बदलाव आने लगते हैं, जैसे कि फिजिकल चेंज में एजिंग डिसऑर्डर, बुढ़ापे का जो सिम्टम्स है वो आपके यहाँ आने शुरू हो जाते हैं, शरीर में आपके बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक तो सार्कोपीनिया है। ये क्या है आपका, सार्कोपीनिया हमारा होता है वुमेंस मोर इफेक्टिव देन मेंस। इसमें ना आपका वुमेंस में ही ज़्यादा देखने को मिलती है। इसमें लॉस ऑफ मसल्स टिश्यू एंड फंक्शन पेन इन अ लेग्स, ठीक है। इसमें जो आपके पैरों की लेग्स की जो आपकी मसल्स हैं, टिश्यूज़ हैं और फंक्शंस हैं वो कम होने लगता है, ठीक है। मसल पैर जो है आपके कमज़ोर होने लगते हैं, इन शॉर्ट, ठीक है। इससे आपका पेन रहना शुरू हो जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं,
तो इसको जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं रोमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है, AR से हम इसको दिखा सकते हैं। ये जनरली 30 to 60 ईयर के बीच में होता है। इसमें जो आपकी बोन्स है वो स्टिफ हो जाती है, ठीक है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस में, ठीक है। इसमें आपका क्या है, जो आपकी बोन्स है वो स्टिफ हो जाएंगे, मतलब बोन्स जो है आपकी सख्त हो जाती हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज अटैक कर लेती है नॉर्मल साइनोवियल फ्लूइड पे, ठीक है, जो बोन्स के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है साइनोवियल फ्लूइड, उस पर जो है आपकी एंटीबॉडीज जो है वो अटैक कर देती हैं, जिसके चलते आपकी जो बोन्स हैं वो स्टिफ हो जाती हैं, ठीक है। स्टिफ मतलब इस तरीके से बिल्कुल स्टिफ, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी उनमें, ठीक है। बोन्स अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी तो आप मूव कैसे करोगे ना, पैरों को आपके नीज मूव भी करने चाहिए, बोन्स को जहाँ हमें मूव करना है ज़रूरी है, तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, जिसके चलते आपकी क्या हो जाती है, बोन्स जो है वो स्टिफ हो जाती हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपकी जो एंटीबॉडीज़ है वो किस पे अटैक करेंगे, आपके सिन्यूवियल फ्लूइड पे आपके एंटीबॉडीज़ जो बोन के अंदर पाया जाता है, ठीक है, इस पे एक्ट करती हैं, जिससे से क्या होता है, आपकी जो बोन्स है वो स्टिफ हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका सार्कोपीनिया का है ये सारा, ठीक है। इसमें क्या होती है, आपकी जो मसल्स हैं वो क्या होने लगती है, स्टिफ हो जाती हैं, आपकी जो बोन्स हैं वो स्टिफ हो जाती है, इसके चलते क्या होता है, आपको अर्थराइटिस देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके बाद है आपका नेक्स्ट है आपका प्रेस्बाइपिया, ठीक है। प्रेस्बाइपिया में आपका क्या है, इसमें जो आपकी आई लेंसेज हैं, जो आंखों के बीच का जो लेंस होता है वो क्या होने लगता है, बड़ा होने लगता है, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी उसकी कम होने लगती है, ठीक है, चीज़ों पे एडजस्ट करने की, ठीक है, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपकी कम होने लगती है। किसी भी टारगेट को आप देख रहे हो तो उस पर एडजस्ट करने की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आपकी क्या होने लगती है, कम होने लगती है, ठीक है। इसके बाद है आपका ट्रबल सीइंग अप क्लोजर, ठीक है, और पास की चीज़ें देखने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए अभी आया भी था ये क्वेश्चन कि जो एजेड लोग हैं उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस में होगी, न्यूज़पेपर पढ़ने में। क्यों? क्योंकि एक तो न्यूज़पेपर पास में पढ़ा है तो ऊपर से बहुत छोटा छोटा लिखा होता है, तो दूर की चीज़ें तो तब भी इतनी इफेक्ट नहीं करती, पर पास की चीज़ों पर ज़्यादा इफेक्ट करता है आपका प्रेस्बायोपिया, ठीक है। लो लाइट विजन, अगर हल्की विजन है तो उसमें आपको कम दिखाई देगा, विजन में आपका, ठीक है। तो विज़न में इसका क्या है, आपके क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी, विज़न में आपके एक तो कैटरेक्ट्स की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, जो मोतियाबिंद होता है, मैक्यूलर डीजनरेशन आप और ग्लूकोमा, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। आपकी आंखों की जो मसल्स हैं वो आपकी सही से जनरेट नहीं हो पाएंगी, वो टूटने लगेंगी, ठीक है, कम होने लगेंगी, ख़त्म होने लगेगी। ग्लूकोमा आपको देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। ग्लूकोमा में क्या होता है, ग्लूकोमा में आपकी जो आइज़ की जो नर्व होती हैं, यानी कि जो आपकी आंखों की नसें होती हैं, ठीक है, उनमें क्या हो जाता है, उनमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है इसके चलते आप ब्लाइंड हो सकते हो, ठीक है। तो ये सारे आपके रीज़न हैं जो एज के साथ साथ देखने को मिलता है, ठीक है। फिर है प्रिस बाइक्यूसिस, ठीक है। प्रिस बाइक्यूसिस में क्या होता है, आपका हेयरिंग लॉस होने लगता है आपका 65 से 74 ईयर की एज में, आपको पता ही है लोग ऊँचा सुनना शुरू कर देते हैं, ठीक है। फिर है ऑटोस्क्लेरोसिस, ठीक है। ऑटोस्क्लेरोसिस में क्या है आपका, इसमें हेयरिंग लॉस देखने को मिलेगा, आपको आवाज़ कम ऊंचा सुनाई देने लगता है, मिडिल एयर जो है वो सही से काम नहीं कर रहा होता है, और आपको यहाँ पे टिनिटस की प्रॉब्लम देखने, ये टाइनिटिस करके है, इसमें क्या होता है, आपको कुछ कानों में कुछ आवाज़ें सुनाई देती रहेंगी, ठीक है, और हिसिंग, अजीबोगरीब सी आवाज़ें आपके कानों में शंख से बजते रहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो टिनाइटस और ये जो हिसिंग है ये प्रॉब्लम आपको इसमें देखने को मिलती हैं, जैसे जैसे एज होगी आपको ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें, ठीक है। फिर है हमारा क्लाइमेट्रिक, ठीक है। क्लाइमेट्रिक्स हमारे क्या क्या होते हैं, मतलब क्या क्या इवेंट्स और क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारी देखने को मिलती हैं, किसमें, हमारे ये वाले एडोल्सन सॉरी मिडिल एडल्टहुड प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि बॉडी वीक होनी शुरू हो गई है आपकी 40 ईयर के बाद, ठीक है। तो इसमें प्री मेनोपॉज वाला प्रॉब्लम देखने को मिलता है। प्री मेनोपॉज क्या है, जनरली फीमेल्स में हम अभी बात कर रहे हैं, तो एक तो प्री मेनोपॉज देखने को मिलेगा, मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मेनोपॉज क्या होता है, मेनोपॉज वो इस कंडीशन है जहाँ फीमेल की बॉडी में ओव्यूलेशन जो है वो बंद हो जाता है, और जिसके चलते जो प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, नील हो जाते हैं। वैसे आजकल कहीं देखा गया है, अभी कुछ 60-70 ईयर की एक फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है, तो लेकिन नॉर्मल केस में ये जनरली हमारी प्रेगनेंसी होने के चांसेस बंद हो जाते हैं, तो पीरियड्स अपने आप ही आने बंद हो जाते हैं, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो बंद हो जाती है, उसी को बोलते हैं अब मेनोपॉज, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो बंद हो रही है उसको हम मेनोपॉज बोल रहे हैं। तो उससे पहले कुछ सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं प्री मेनोपॉज में, जो आपकी लगभग 40-50 ईयर के आसपास आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो आपकी बंद हो जाती है, 50 के नॉर्मल केस में 50 के आसपास आपकी बंद हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद प्रेगनेंसी कंसीव करना इतना आसान नहीं होता है, ना के बराबर
रिकवरी चांसेस होते हैं इसके, ठीक है। लेकिन इससे पहले कुछ सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स हो जाना, इरेगुलर पीरियड्स होना, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स, और आपको इसमें ना बहुत ज़्यादा आप इरिटेटेड रहोगे, फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स महिलाओं में देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो प्री मेनोपॉज स्टेज को बोलते हैं, इरेगुलर फेज़ हमारा है ये। इसमें इरिटेटेड रहती है फीमेल, चिड़चिड़ी हो जाती हैं, गुस्से में रहती हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहती हैं, ठीक है। और मेनोपॉज, उसके बाद मेनोपॉज वाली स्टेज आएगी, फिर लास्ट में पोस्ट मेनोपॉज वाली स्टेज भी आने लगती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी इफेक्ट करती हैं बहुत सी चीज़ों को, ठीक है। मेनोपॉज क्या है आपका? लॉस फंक्शन ऑफ ओवरी, ठीक है। जो आपकी ओवरी अभी तक जो काम करी थी प्रेगनेंसी पीरियड में, जो हमने पढ़ा था, वो सारा काम वो इस स्टेज में नहीं करती है, फिर ख़त्म हो जाती है, ठीक है। स्टॉप रिलीजिंग आइज फ्रॉम एग्स, स्टॉप रिलीजिंग एग्स फ्रॉम ओवरीज, लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अब जो आपके एग्स अभी तक रिलीज हो रहे थे प्रेगनेंसी वाले केस में, जो हमने देखा था ओवरी में से आपके एग्स जो रिलीज हो रहे थे, वो सब यहाँ बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो ये जो दोनों फीमेल हार्मोन्स हैं, ये आपके बॉडी में कम होने लगते हैं, जिसके चलते ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है? ये मेनोपॉज एक स्टेज है, प्रॉब्लम भी नहीं कहेंगे इसे, स्टेज कहेंगे लाइफ का, कि 50 ईयर के बाद आपकी जो प्रेगनेंसी वाला वो है वो ना के बराबर हो जाता है चांसेस, ठीक है। तो इसके बाद है आपका मेल्स में क्या होता है? मेल्स में आपकी जो रिप्रोडक्शन की जो एबिलिटी है वो थोड़ी आपकी घटने लगती है, वो भी कम हो जाती है, ठीक है। तो मेल्स में ये है, और फीमेल्स में आपका क्या देखने को मिलेगा? मेनोपॉज वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर इसमें है मेनोपॉजल थेरेपेटिक स्ट्रेटजीज़ हैं, ठीक है। ये आपके मेनोपॉजल थेरेपेटिक स्ट्रेटजी है, इसके अंदर दो हैं, एक तो नॉन मेडिकल है, एक मेडिकल है। मतलब अगर किसी फीमेल को मेनोपॉज स्टेज में है ही, सभी जाएंगे ही जाएंगे एक ना एक दिन इस स्टेज में, तो फिर हम कैसे उनको डील कर सकते हैं? क्योंकि जो मेनोपॉज है ना, भले सुनने में तो हल्का सा लग रहा है, मज़ेदार लग रहा है कि अच्छा है चलो पीरियड्स नहीं आएंगे फिर, लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि एक तो बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, मेंटली, फिजिकली, बहुत सारे जो महिलाएं हैं वो इसमें सफ़र करती हैं, ठीक है। ज़्यादातर वो साइकोलॉजिकल भी, इसमें डिप्रेशन, बहुत सारी प्रॉब्लम साइकोलॉजिकली भी वो इसमें सफ़र करती हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं नॉन मेडिकल और मेडिकल। नॉन मेडिकल में क्या है? लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, खाना बढ़िया खाओ पियो मस्त रहो, ठीक है, बढ़िया अच्छी ईटिंग हैबिट्स, हेल्दी खाना, आपको एक्सरसाइज वगैरह, तो ये सब तो नॉन मेडिकल हो गए। बाकी मेडिकल में क्या हो गया? आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकते हो, ठीक है, नॉन हार्मोन रिप्लेसमेंट मेडिसिन दे सकते हो, ठीक है। एक तो आप थेरेपीज दे सकते हो, और हार्मोन्स बॉडी में डालते जाओ ना, बार बार हार्मोन्स अगर बाहर से आप दे रहे हो तो ऑब्वियसली जो मेनोपॉज वाली कंडीशन है ये डिले होती रहेगी, ठीक है। और साथ ही साथ आप मेडिसिन भी दे सकते हो, ठीक है। इसमें आपका ERT है, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, आप इसमें यूज़ कर सकते हो। एस्ट्रोजन क्या है? फीमेल हार्मोन्स है, ठीक है। तो ये वाली थेरेपी भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो, इससे मेनोपॉज वाली जो कंडीशन है वो थोड़ी डिले हो जाएगी, और फीमेल जो है वो अच्छे से रह सकती हैं भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें है थ्योरी, लेविंसन की थ्योरी, ठीक है। लेविंसन की थ्योरी है एडल्ट डेवलपमेंट की इन स्टेज बाय स्टेज, ठीक है। इन्होंने सीजन ऑफ लाइफ की थ्योरी दी थी, एग्जाम में आया हुआ है। लेविंसन की थ्योरी किसने, सीजन ऑफ लाइफ की थ्योरी किसने दी थी? हमारी लेविंसन ने दी थी, ठीक है। तो अभी जो हमने देखो ये वाला पढ़ा है, इसमें आज हमने कितनी थ्योरी पढ़ी? सबसे पहले हमने एडोलसेंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। एडोलसेंस के बारे में पढ़ा, तो एडोलसेंस में हमने मर्सिया की थ्योरी पढ़ी, ठीक है। इसके बाद हमने एडल्टहुड में, यंग एडल्टहुड में हमने पढ़ी रिलेशनल डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है। उसके बाद हमने रिलेशनल डेवलपमेंट के बाद जो हमने, अब हम नेक्स्ट थ्योरी पढ़ रहे हैं वो है लेविंसन की थ्योरी ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट, ठीक है। स्टेज बाय स्टेज है, इसको स्टेजेस में बनाया, डिवाइड किया हुआ है लेविंसन ने। सीजन ऑफ लाइफ हम इसको बोलते हैं, थ्योरी का नाम क्या है? सीजन ऑफ लाइफ थ्योरी, ठीक है। लेविंसन की थ्योरी है, LEVINSON, ठीक है। लेविंसन्स की है ये एडल्ट डेवलपमेंट की थ्योरी, ठीक है, सीजन ऑफ लाइफ की। इसमें है अर्ली एडल्ट ट्रांजिशन है हमारा, 17 to 22 ईयर में, एडोलसेंस से एडल्टहुड में एंटर, ठीक है। इसमें अब देखो ये इन्होंने कहाँ बोला है कि हमारा जो अर्ली एडल्ट ट्रांजेक्शन कब से होता है? जब हम 17 ईयर से लेकर 22 तक, मतलब कि आप यहाँ पे धीरे धीरे आप क्या बनने लगता है? एडल्ट में आपका ट्रांजेक्शन होना शुरू हो जाता है, एडल्टहुड में आप आने लगते हो, ठीक है। तो ये एक तो इनके हिसाब से क्या थे? पहली स्टेज है आपकी अर्ली एडल्ट ट्रांजेक्शन, ठीक है। दूसरी स्टेज है आपकी एंटरिंग द एडल्ट वर्ल्ड, ठीक है। थर्ड स्टेज है एज 30 ट्रांजेक्शन, ठीक है। फिर है सेटिंग डाउन की स्टेज है 33 to 40। उसके बाद है आपकी मिडिल एडल्टहुड एज बताई है इन्होंने, ये वाली, इसमें नंबर्स नहीं आ रहे हैं,
सबसे पहली है आपकी अर्ली एडल्ट ट्रांजेक्शन, ठीक है, 17 to 22 ईयर्स की। इसमें एडोलसेंस से हम क्या होता है, एडल्टहुड में एंटर करना शुरू कर देते हैं, अपना करियर चूज़ कर लेते हैं, कॉलेज चूज़ कर लेते हैं हम, वर्क प्लेस के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, और अपना घर जो है छोड़ देते हैं, ठीक है। 22 ईयर तक हमारे इतने लगभग हम अचीवमेंट कर लेते हैं। एक्चुअली ये हमारे देश के लिए नहीं है, ये फिर वही बात है, वेस्टर्न कल्चर में आप देखोगे तो 18 ईयर की जो गर्ल या बॉय होते हैं वो अपने घर छोड़ करके वो अपने खुद सेल्फ डिपेंडेंट होकर के अपना खुद की लाइफ स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। वहाँ पे ये एक तरीके से कल्चर ही है कि आप भाई 18 ईयर के हो गए, अब आप अपना देख लो, ठीक है। तो ये आपका अर्ली एडल्ट ट्रांजेक्शन वाला है, ठीक है। तो ये वहाँ उसके हिसाब से है। तो यहाँ पे लीव होम, रिलेशनशिप, वर्क प्लेस, ये सब वहाँ बहुत जल्दी बच्चे जो है अपना चूज़ कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट है एंटरिंग द एडल्ट वर्ल्ड। फिर आप क्या करोगे, एडल्ट वर्ल्ड में एंटर करोगे 22 से लेकर के 28 तक, ठीक है। फिर आप डिसीजन अपने ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, फ्रेंडशिप से, वैल्यू, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड आप अपने डिसीजन बना लोगे, ठीक है। फिर है एज 30 ट्रांजेक्शन, ये है आपकी 28 से लेकर के 33 ईयर तक की, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, लाइफ स्टाइल आपकी चेंज होने लगेगी, मैरिज हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, तो आपको पता ही है सब कुछ क्या होने लगता है, आपका चेंज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद है सेटिंग डाउन। फिर आप धीरे धीरे जो भी आपकी यहाँ पे चेंजेस हुए हैं उसमें आप सेट होने लगोगे। ये आपका है 33 से 40 एज तक का। इसमें स्टैब्लिश रूटीन, आपका एक रूटीन जो है वो स्टैब्लिश हो जाएगा, रूटीन प्रोग्रेस पे आ जाएगा, ठीक है। फ्यूचर गोल्स आप अचीव कर लोगे, फैमिली आपकी सेट हो जाएगी, ये सारी चीज़ आपकी इस स्टेज तक हो जाती हैं 40 ईयर तक। फिर मिड लाइफ ट्रांजेक्शन है, इसमें आप क्या कहाँ जाओगे, 40 से लेकर के 45 एज तक है ये। इसमें आप क्या करोगे, अपनी लाइफ को इवेल्युएट करोगे कि आपकी लाइफ ठीक ठाक चल रही है या फिर नहीं चल रही है, ठीक है। फिर है मिडिल एडल्टहुड है, मिडिल एडल्टहुड आपका आएगा 45 से लेकर के 50 तक। इसमें आप फ्यूचर की बची खुची जो फ्यूचर का टाइमिंग है आप उसको प्लान करोगे और रिटायरमेंट की बारे में आप प्लानिंग करने लगोगे। लेट एडल्टहुड है, ये आपका 50 से ऊपर की एज के लिए है। इसमें रीएवल्यूशन करोगे कि आपकी लाइफ जो है वो सही थी या फिर नहीं थी, और आप हैप्पी हो, सेटिस्फाई हो या डिससेटिस्फाई हो, ठीक है। तो ये सारी स्टेजेस हैं आपकी। इसमें सबसे पहली स्टेज कौन सी थी, अर्ली चाइल्डहुड वाली। फिर दूसरी है आपकी इसमें एंटरिंग द एडल्ट वर्ल्ड। थर्ड है आपकी एज 30 ट्रांजेक्शन। फोर्थ है सेटिंग डाउन। फिफ्थ है आपकी इसमें मिड लाइफ ट्रांजेक्शन। सिक्स्थ है मिडिल एडल्टहुड और सेवन्थ है आपकी लेट एडल्टहुड, ठीक है। ये सारी इसकी स्टेजेस हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है लेविंसन ऑल्सो इंडिकेट दैट ईच स्टेज कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ पीरियड्स, ठीक है। तो इन्होंने ये और बोला था कि जितनी भी हमने सारी स्टेजेस पढ़ी हैं इनमें 2 पीरियड्स पाए जाते हैं हर स्टेज के अंदर। एक पीरियड क्या होता है, एक पीरियड तो होता है वो स्टेबल पीरियड, ठीक है। दूसरा होता है ट्रांजिशनल पीरियड, ठीक है। स्टेबल पीरियड का मतलब क्या है, पर्सन क्या है वो अपनी चॉइस बनाता है लाइफ के लिए, ठीक है। विच पर्सन मेक क्रूशियल चॉइस ऑफ लाइफ, ठीक है। यह क्या जो भी व्यक्ति है जो इस स्टेज में है, जो हमने अभी 7 स्टेजेस देखी थी, सभी स्टेजेस के अंदर वो क्या करता है, अपनी लाइफ बनाता है कि चॉइसेस लेता है, जिसके चलते वो क्या करता है, अपनी लाइफ में सेट होने की कोशिश करता है। और ट्रांजिशन पीरियड में क्या होता है, वन स्टेज से हम किसकी तरफ बढ़ते हैं, दूसरी स्टेज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टेबल पीरियड में तो आपने बस कि हम कमा रहे हैं, लाइफ में सेट है। फिर दूसरा कि नहीं ठीक है सेट है पर हमें घर भी बनाना है, तो यहाँ पे आप एक स्टेज से दूसरी स्टेज में ट्रांजिशन की तरफ बढ़ोगे, ठीक है। तो ये क्या थी, ये आपकी थी लेविंसन की स्टेजेस। तो लेविंसन ने आपकी 30 स्टेजेस दी थी। सीजन ऑफ लाइफ की थ्योरी है एडल्ट में, एडल्ट डेवलपमेंट में, ठीक है। इसमें एडल्ट का डेवलपमेंट बताया है कि किस किस स्टेज पे कितनी स्टेजेस उन्होंने बताई है, किस एज में कौन सा डेवलपमेंट एडल्ट्स में पाया जाता है, ठीक है। फिर है वेलिएट की थ्योरी, ठीक है। ये है अब नेक्स्ट है हमारी वेलेंट की थ्योरी, ठीक है। वेलेंट की थ्योरी में क्या है, इन्होंने क्या दिया था, 6 एडल्ट लाइफ टास्क दिए थे, ठीक है। इन्होंने क्या दिए थे कि हम तभी अपने आप को एडल्ट कहेंगे जब हम ये 6 पॉइंट्स हैं इनको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या था, ये 6 एडल्ट लाइफ टास्क दिए थे हमारे वेलेंट ने, ठीक है। इन्होंने बोलते हैं एडल्ट होने के लिए और टास्क अचीव करना इंपॉर्टेंट है, तभी आप अपने आप को क्या बोलोगे कि भैया हम एडल्ट हैं, ठीक है। डेवलपिंग एन आइडेंटिटी, सबसे पहले तो पेरेंट्स से अलग आइडेंटिटी बनाना, ठीक है। करियर बनाना, वैल्यू, पैशन एंड बिलीफ पर आइडेंटिटी जो है वो आपकी डिपेंड होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने अपनी खुद की एक पहचान बनानी है, आइडेंटिटी बनानी है। आइडेंटिटी किस पे होगी, आपकी वैल्यूज़ पे, बिलीफ पे, पैशन पे, इन सब पे आपकी आइडेंटिटी जो होगी वो डिपेंड
होगी, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इंटीमेसी, आपको इंटीमेसी रिलेशनशिप बनाना है, रिसिप्रोकल रिलेशनशिप विद अनदर पर्सन, शेयर एंड फीलिंग, मतलब मैरिज की, फिर आपने अपने पार्टनर के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बनाया, आपने एक इंटीमेसी रिलेशनशिप बनाया, फीलिंग शेयर की, आपने दोनों भाई मिले अच्छे से एक अच्छी रिलेशनशिप जो है वो आप मेंटेन कर रहे हो। फिर है करियर कंसोलिडेशन, ठीक है। फुलफिल सोसाइटल रूल, मतलब सोसाइटी जो आपसे चाहती है कि भैया आप बहुत बढ़िया कमाओ, अपने भैया बच्चे बढ़िया से पढ़ाओ और सोसाइटी के लिए कुछ बेहतर करो, तो ये क्या है, ये आपका करियर कंसोलिडेशन है, ठीक है। करियर सेटिस्फैक्शन नॉट करियर मेकिंग, ठीक है। करियर में सेटिस्फैक्शन भी है, ये नहीं कि बस करियर ही बना लिया आपने, आप कितना सेटिस्फाई हो अपने करियर से, ठीक है। फिर है जनरेटिविटी, जनरेटिविटी में लोगों के लिए क्या जनरेट कर रहे हो आप, नॉलेज कितने अच्छे हो आप, अपनी सोसाइटी को कितने क्या कुछ दे रहे हो, तो ये किस में आएगा, जनरेटिविटी में आएगा, अपने आसपास के लोगों के लिए क्या बेहतर कर रहे हो आप, ठीक है। बिकम कीपर ऑफ द मीनिंग, ठीक है, बिकमिंग कीपर ऑफ द मीनिंग, ट्रेडिशनल पास टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, जनरेटिविटी में ये है कि आप बिकमिंग कीपर ऑफ द मीनिंग का मतलब ये है कि आप अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है उसे क्या पास कर रहे हो, ठीक है, समझ में आया। बिकम कीपर ऑफ द मीनिंग, ठीक है, आप कीपर बनोगे आप अपनी लाइफ के, ठीक है, जो आपकी नई जनरेशन है उसके लिए आप क्या छोड़ के जा रहे हो, ठीक है, उसको क्या पास कर रहे हो, क्या ट्रेडिशन आपने पास किया अपनी नई जनरेशन के लिए, ठीक है। अचीविंग ईगो इंटीग्रिटी, ठीक है। रिव्यू फुल लाइफ सेंस ऑफ पीस, मतलब आप पूरी लाइफ देखो, अपने लाइफ के बारे में सोचो और देखो कि आप कितना सेटिस्फाई हो, आपको कितना सुकून मिल रहा है अपनी लाइफ को देख करके, सब कुछ आपका बढ़िया रहा, ठीक है। तो ये वेलेंट थ्योरी है कि आपको ये, अगर आप अपने आप को एडल्ट बोल रहे हो तो ये सारे 6 टास्क जो है आपके कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। कौन सा टास्क था, डेवलपिंग एन आइडेंटिटी, डेवलपिंग ऑफ इंटीमेसी, करियर कंसोलिडेशन, फिर है आपका जनरेटिविटी, बिकमिंग कीपर ऑफ द मीनिंग और आपका अचीविंग ईगो इंटीग्रिटी। ये 6 पॉइंट्स हैं जो आपको कवर करने चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद अब ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमने क्या पढ़ा आज, जो हमने पढ़े हैं अभी एडोलसेंस के बाद हमने एडल्टहुड में आपने एक थ्योरी रैशनल डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ी, उसके बाद आपने पढ़ी लेविन्सन की थ्योरी और उसके बाद आपने पढ़ी है वेलेंट की थ्योरी, ठीक है। तो इसके बाद जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एजिंग पे, ठीक है। अब हम कल के वीडियो में क्या करेंगे, एजिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे।